इस बार जिन्हें लक्ष्य बनाकर बनाया था बजट, उन्हीं को लिया सरकार ने ठग। जी हाँ, अगर आप बजट को ध्यान से देखेंगे तो उसके पहले ही पन्ने पर सरकार ने दिखाया है कि किन को लक्ष्य बनाकर इस साल का बजट बनाया गया है, यानी किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। वो चार लोग इस प्रकार: पहला, अन्नदाता यानी किसान, तो फिर क्यों नहीं दे दी एमएसपी की गारंटी। दूसरा, गरीब यानी पुअर, तो फिर कहाँ है कोई नई गरीबी मिटाओ योजनाएं। तीसरी, महिलाएं, तो फिर महिलाओं को ही इनकम टैक्स में छूट दे देती, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट देने से भी महिला सशक्तिकरण होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं देश की सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थाओं में आएंगी। चौथा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, युवा, तो फिर कहाँ है नई रोजगार नीति, या फिर तो कहाँ है टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बढ़ी हुई सीटें। तो जी हाँ, इस बार हम समझेंगे बजट 2024 को, और साथ ही साथ जानेंगे क्या सरकार ने सच में ठग लिया है मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास के पीठ पर छुरा तो मारा ही मारा है, साथ में कैपिंग हुआ नहीं, यानी 12.5% टैक्स लगेगा तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर बढ़ाना है खुद को तो करे दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। 23 जुलाई 2024 को जब निर्मला ताई ने बजट पेश किया तो इस बार वो लोग भी नाराज थे जो बीजेपी को पहले सपोर्ट करते थे और परेशान भी थे। यही परेशानी का कारण क्या था? परेशानी का कारण ये था कि ज्यादातर लोग मिडिल क्लास है, और इस बार बजट में मिडिल क्लास की ही कमर तोड़ दी है निर्मला ताई ने। इसीलिए तो संसद भवन के बजट सेशन में राहुल गांधी ने एक बयान दिया, यानी उनका अगर स्टेटमेंट आप सुने तो सरकार ने मिडिल क्लास के पीठ पर छुरा तो मारा ही मारा है, साथ में पेट पर भी छुरा मार दिया है। कैसे? तो टैक्सेशन बढ़ा के। तो चलिए समझते हैं क्या है। सरकार ने जो इस बार टैक्सेशन किया है, यानी जो पहले 3 लाख का तक टैक्स पर छूट था वो तो ज्यों का त्यों बरकरार है, यानी नया टैक्स कैपिंग हुआ नहीं है। दूसरा, अगर मिडिल क्लास अपनी इनकम से खर्चों से कुछ पैसे बचा लेता है, यानी सेविंग कर कर इन्वेस्टमेंट करता है कहीं, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, यानी लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट करे या चाहे छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करे, दोनों में सरकार ने टैक्स डाल दिया। यानी अगर आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12.5 यानी 12.5% टैक्स लगेगा, और अगर आप छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% टैक्स लगेगा। आखिर ये टैक्स किन को देना पड़ेगा? ये टैक्स उनको देना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट के बाद उनका प्रॉफिट 1,25,000 सालाना हो, तो उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। आसान भाषा में समझते हैं, अगर मान लीजिए आपने 1 महीना में इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि आपका इनकम उस इन्वेस्टमेंट से 10,000 आता है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, इसमें आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी उस 10,000 का 2,000 सरकार ले जाएगी। तो बोलिए, ये है ना कमर तोड़ने वाली बात? एक तो इनकम पे टैक्स दे ही रहे हैं, उसके बाद सेविंग पर भी हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके बाद भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड पे भी टैक्स का कैपिंग तो है ही, देख ही रहे हैं आप। तो इधर जाए उधर जाए, जहां जाए उधर टैक्स ही टैक्स, टैक्स टैक्स, जिधर देखिए उधर टैक्स, आपके चारों तरफ टैक्स है। एक मिडिल क्लास पूरी तरीके से टैक्स से भर चुका है, यानी उसके इनकम पर भी टैक्स लगता है, उसके एक्सपेंडिचर पर भी टैक्स लगता है। इनकम पर इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर पे यानी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। अगर आप कुछ खरीदेंगे तो 5% से 28% तक टैक्स। तो आखिर इतना टैक्स सरकार लेती है तो इन टैक्सों से कितना कमा लेती है? तो गवर्नमेंट के रिसिप्ट पे ध्यान देंगे तो उसमें जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है और जीएसटी है, इन सबको जोड़ दीजिए तो उनका जोड़ 59% यानी 59% आता है। इसमें हमने कस्टम टैक्स नहीं जोड़ा है 4% वाली। अगर वो 4% कस्टम टैक्स भी जोड़ दीजिए तो 60% के पार चला जाएगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट इस देश में 60% से ऊपर 63% सिर्फ टैक्स से कमाती है। और अगर कमाती है उतना तो हमें उस हिसाब से फैसिलिटी क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं सरकार अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाती है? क्यों नहीं सरकार कोई नया हॉस्पिटल बनाती है? हमारे पास जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी और आईआईएम या एम्स, ये पहले से बने हुए हैं, कोई नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना है।
उसके बाद जो हमारे पास हॉस्पिटल भी है, ये ले देखे केंद्र सरकार के अंदर एक ही हॉस्पिटल आता है एम्स। क्या कोई और हॉस्पिटल नहीं बन सकता है एम्स के लेवल का? अब आ जाते हैं कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, यानी कुछ नहीं, ये ज्यादातर जनसंख्या के ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वहां पर सरकार उनकी भविष्य के लिए कुछ नहीं करती है, यानी उनकी सोशल सिक्योरिटी का बंटाधार है। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी सैलरी पेशा लोगों को मिलता है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, उसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पीएफ नहीं मिलता है। सरकार उनके लिए कोई भविष्य निधि करती नहीं है। अगर वो किसी तरीके से अपना पैसा कमा के बचा ले और इन्वेस्टमेंट करने गए, तो आपको मैंने पहले ही बताया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 20% उनको टैक्स लग जाएगा, लॉन्ग टर्म करेंगे तो 12.5% टैक्स लग जाएगा। इंसान जाए तो जाए कहाँ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को सरकार कुछ देती नहीं है, और अगर वो खुद के बल पर कुछ करना चाहते हैं तो सरकार वो भी करने नहीं देगी टैक्स लाद कर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार टैक्स 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 ही कलेक्ट करती है और देश के लिए कुछ करती नहीं है। ठगना तब कहलाता जब सरकार देश के लिए कुछ करती नहीं, सिर्फ टैक्स लेती और सिर्फ अपने ही सुख सुविधाओं के लिए खर्च करती। चलिए जानते हैं कि सरकार आखिर अपनी कमाई का कितना हिस्सा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है इस बजट। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकार कहाँ से कमाई है। तो हम जान ही रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें 63% हिस्सा कमाई का आता है। उसके बाद 27% हिस्सा यानी 27% हिस्सा जो कमाई का आता है वो बोरोइंग यानी किसी देश या वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर होता है, और बचे हुए 10% नॉन टैक्सेबल इनकम होता है। ये कई तरह के इनकम हो सकते हैं, जैसे जितने भी सरकारी उपक्रम है वहाँ का प्रोडक्शन हुआ, या फिर रेलवे का टिकट हुआ, या सरकारी उपक्रम को बेच बाच के जो पैसा आ जाए। तो टोटल खर्च निर्मला ताई ने बताया है कि 47 लाख करोड़ का है, यानी ये जो बजट है वो 47 लाख करोड़ का है। अब ये खर्च कहाँ होते हैं? इसमें सबसे ज्यादातर हिस्सा जो जाता है राज्यों को चला जाता है। हर एक स्टेट को जो उनका हिस्से का है, जीएसटी हिस्से का जो फंड है वो चला जाता है। ये टोटल मिलाकर 21% है, यानी 21% है, और 19% हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। ये वही इंटरेस्ट है जो सरकार लोन लेती है, उसका 19% हिस्सा, मतलब कमाई का 19% हिस्सा चला जाता है लोन को पेमेंट करने। और उसके बाद जो 9% हिस्सा आता है वो सरकारी बाबू और हमारे नेतागण हैं, उनकी सैलरी और सुख सुविधा में 9% चला जाता है। इसके बाद 8% हिस्सा जाता है देश के डिफेंस में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस देश के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि और अब हम आपको बताते हैं कि रुपए में कहाँ कहाँ इस बजट में खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रुपए में कहाँ कहाँ कितने खर्च होते हैं। जो लोन चुकाने के बाद जो बाकी का पैसा होता है उसमें 4.84 लाख करोड़ खर्च होंगे डिफेंस में। ये सबसे ज़्यादा बजट का हिस्सा है जहां खर्च होने वाला है। उसके बाद जो दूसरी नंबर पे आता है वो है ग्रामीण विकास में खर्च होना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास में 2.65 लाख करोड़ खर्च होगा। उसके बाद इसमें किसानों को हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के लिए अलग से 1.5 लाख करोड़ खर्च होने वाला है इस साल बजट में। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा खर्च है वो है शिक्षा पर, वो है 1.25 लाख करोड़। यानी इस साल बजट में लगता है कि सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिखेंगे बनते हुए भी और उनका विकास होते हुए। आंकड़ों से तो यही लग रहा है। बाकी कहाँ कहाँ खर्च होगा उसका लिस्ट भी हम लगा देंगे, आप उसको 2 सेकेंड पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।